हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस 27 ऑफ जून 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर होने वाले हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए और ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज लेक्चर को शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं गाइज कि इस प्रकार की आज की डेट में ये फेक न्यूज काफी ज्यादा चल रही है कि आयुष मंत्रालय ने जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसके ऊपर रामदेव जी के ऊपर उसको अप्रूवल दे दिया गया। उनकी जो मेडिसिन आई है ना कोरोना वायरस को एंड करने के लिए, कल पढ़ा था हम लोगों ने उसके बारे में। तो इस प्रकार की ये फेक न्यूज चल रही है, तो उसका भी एक जनरल आइडिया जो है वो आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, अब फाइनली लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। गाइस पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है आषाढ़ी बीज के बारे में, कच्छी नववर्ष के बारे में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आषाढ़ी बीज क्या है। तो ये दूसरा दिन हम लोग को शुक्ल पक्ष का देखने को मिलता है। आषाढ़ा मंथ जो महीना जो है बेसिकली आषाढ़ मास जिसको हम लोग बोलते हैं, आषाढ़ा महीना जो होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो ये जून से जुलाई के बीच का होता है। तो इस समय पर गुजरात के अंदर जो कच्छी लोग हैं, कच्छी पीपल हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है ये कच्छी जो है वो कहाँ से एसोसिएटेड है, किस एरिया से, किस रीजन से एसोसिएटेड है। तो गुजरात के कच्छ एरिया पे रहने वाले जो लोग हैं उनको कच्छी कहा जाता है। तो कच्छी के जो लोग हैं गाइस, तो उनका ये न्यू ईयर जो है वो माना जाता है, जिसको कच्छी न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। राइट, ये वाला जो शुक्ल पक्ष का जो दूसरा दिन होता है वो न्यू ईयर का होता है। और इस दिन बेसिकली कहा जाता है कि गुजरात के अंदर कच्छ रीजन पर बारिश जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा खुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक एयरपोर्ट है गाइस, जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। खुशीनगर काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है गाइस। ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो है, जो बुद्ध धर्म के अंदर जो तीर्थ स्थल जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उससे एसोसिएटेड है ये। और कहा जाता है कि इस जगह पर महापरिनिर्वाण जो है वो बुद्धा ने हासिल किया था, प्राप्त किया था। राइट, तो अब मेरा आपसे दो क्वेश्चन है, ये जनरल स्टडीज के स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कि महापरिनिर्वाण जो है वो क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड जितनी भी जगह हैं, तो अगर आपको जितनी भी पता है उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और बुद्धिज्म और जैनिज्म ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी खुशीनगर न्यूज में भी है, तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली आप लोग को जो है वो पूरी चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग को खुशीनगर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण जो है वो हासिल किया था, प्राप्त किया था। तो पेपर 1 से रिलेटेड आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। तो गाइस पेपर 2 की पहली न्यूज में बात हो रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो गाइस इस स्कीम को ऑलरेडी मैं पहले काफी डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पर मुद्रा का फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड इसको कहा जाता है। राइट, और यहां पर अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रही है 12 महीने के पीरियड के लिए शिशु लोन्स के ऊपर। अब शिशु लोन कौन से लोन होते हैं, तो मात्र 50,000 रुपए तक के जो लोन्स होते हैं तो वो शिशु लोन होते हैं। और इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर आप लोग को अलग अलग कैटेगरीज के लोन्स भी जो है वो दिखाई देंगे। तो जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये जो है स्कीम जो है वो नहीं पढ़ी है, वो जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। 18 ऑफ मई 2020 को मैंने ये वाला टॉपिक आप लोग का कवर कराया हुआ था, जब हम लोग इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत को जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब उस समय हम लोगों ने इस टॉपिक की जो है वो डिस्कशन किया था। और गाइस जिन बच्चों को आत्मनिर्भर भारत का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स पर मांग लीजिएगा। मैंने उसको वो वाला जो लेक्चर है, वो जो टॉपिक है, उसको एक सिंगल वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है। राइट, तो अगर आप चाहें तो ओनली करंट अफेयर नाम के हमारे चैनल है, वहां पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर जो सर्च कॉलम होता है वहां पे या तो लिख लीजिएगा आत्मनिर्भर भारत या फिर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, और उसके आगे ओनली करंट अफेयर लिख दीजिएगा। तो ऑलमोस्ट जो है वो 2-3 वीडियोस में आपको जो है वो वाला वीडियो मेरा मिल जाएगा। लगभग 1.5-2 घंटे का वो वीडियो होगा, तो देख लीजिएगा। और यदि आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे फेसबुक पे मैसेज करके वो लिंक जो है वो मांग लीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पे आप नीचे कमेंट करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा लिमिटेशन है। तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के चैनल पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है आर्टिकल 340 के बारे में। तो क्वेश्चन हमारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, ये आर्टिकल 340 क्या है। तो गाइस देखो, आर्टिकल 340 के अंदर एक कमीशन बनाने, अपॉइंट करने की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अंदर एक कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। कौन सा कमीशन होगा ये? ऐसा कमीशन जो कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करे। तो पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 340 जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। ये आर्टिकल 340 पावर देता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है इस आयोग को नियुक्त कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें किसी भी ऐसे पर्सन को यहाँ पर इस कमीशन का मेंबर बना सकते हैं जो कि फिट हो, एजुकेशनली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है हमारी कंट्री के अंदर, तो उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अगर इंसान फिट होगा तो उसको इस कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा। और ऐसा एक कमीशन 2017 में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ओबीसी के कैटेगराइजेशन को, सब कैटेगराइजेशन को लेकर तैयार किया था। ये कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया था 2017 में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। इस कमीशन के जो हेड थे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी रोहिणी हम लोग को देखने को मिले थे। इनका मेजर काम ये था कि ओबीसी के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन जो है उस पर काम करना। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने प्रपोजल भी रखा था 2015 के अंदर कि ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, उसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अब गाइस देखो, सब कैटेगराइजेशन करने की क्यों इतनी डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही थी? क्योंकि ओबीसी के अंदर काफी सारे ऐसे भी लोग हैं गाइस जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है। अभी तक वो पिछड़े ही वर्ग में है और बिल्कुल एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में है वो, राइट, जिनको फायदा मिलना चाहिए। बट आप जानते हैं कि ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन जो है वो काफी कम है। बट जो रिजर्वेशन मिल जाता है वो ऐसे लोगों को मिल जाता है जो कि ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, बट उन लोगों को नहीं मिल पा रहा जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को प्रायोरिटी दी जाएगी और सब कैटेगराइज किया जाएगा ओबीसी को। उसको लेकर 2017 में ये कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था। और सब कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताया क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पिछड़े वर्ग को जो है वो ऊपर लेकर आना है, जो ओबीसी के अंदर ऑलरेडी है, जिनको वेरियस फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिल पा रही है, वो आज भी इकोनॉमिकली जो है वो बैकवर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जिनको फैसिलिटी मिल पा रही है रिजर्वेशन की, वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। समझ रहे हो बातों को? तो ये इसीलिए ये चीज जो है वो कैटेगराइजेशन की हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी और उसको लेकर एक कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था 2017 के अंदर। और अभी तक हमारे पास कोई भी सब कैटेगराइजेशन नहीं है और सिंपली तौर पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें ऐसा कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं है कि जो लोअर, जो आज भी जो जिन लोगों को वाकई में रिजर्वेशन की आवश्यकता है तो उनको जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल एक ही चीज पर बोलता है कि ओबीसी वाले जितने भी हैं उनको 27% मिलेगा। अब सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो नीचे हैं, जो जिनको वाकई में प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, जिनको वाकई में आज की डेट में आवश्यकता है रिजर्वेशन की, तो उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और उनको फिर प्राथमिकता दी जाएगी। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आर्टिकल 340 का और ये सब कैटेगराइजेशन का ओबीसी के, वो इसलिए क्योंकि अभी इस कमीशन को रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी, बट कोरोना वायरस के चलते इनका टास्क जो है, इनका काम जो है वो डिले हो रहा है। तो इसी को लेकर अभी रिसेंटली जो है वो एक्सटेंशन दिया गया है इस कमीशन को अगले 6 महीनों के लिए। तो अभी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगी 31 मार्च 2021 तक। क्लियर है यहाँ तक आपको बातें? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। लोग डिस्कस करेंगे एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो ये अभी रिपोर्ट रिलीज हुई है और साथ ही साथ एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग मिशन की भी रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है। ये ज्वाइंट मॉनिटरिंग मिशन एक मैनुअल हम लोग को देखने को मिलता है जो कि निक्षय सिस्टम जो है गाइस, जिसके तहत टीबी पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस के जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की रिपोर्ट यहाँ पर बताई जाती है। यानी कि उन टीबी के पेशेंट्स को निक्षय प्रोग्राम के थ्रू जो है वो क्या क्या बेनिफिट मिला है, तो उसकी भी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि ओवरऑल हमारे इंडिया के अंदर टीबी की क्या स्थिति है वो ये हम लोग को यहाँ पर अब इस रिपोर्ट में आगे चल के पता लगेगी। तो ये रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रिपेयर और पब्लिश किया है? तो सेंट्रल टीबी डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके द्वारा प्रिपेयर और पब्लिश किया है। और इंडिया के अंदर टारगेट क्या है इस टीबी को एलिमिनेट करने का? तो देखो, ग्लोबल टारगेट जो है वो 2030 का है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोग को यूनाइटेड नेशंस का देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 17 गोल्स है मेन, जिसको 2030 तक जो है वो अचीव करना है। तो उनमें से एक टारगेट ये भी है कि पूरे दुनिया भर में से टीबी को जो है वो एंड करना है, एलिमिनेट करना है। तो 5 साल एडवांस में ही हम लोग ने अपना टारगेट सेट कर लिया इंडिया का। तो हम लोगों ने अपना टारगेट जो सेट किया है वो 2025 का किया है। तो याद रखिएगा, अगर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट पूछा जाए तो 2030 आपका आंसर होना चाहिए।
और अगर इंडिया का टारगेट पूछा जाए टीबी को एलिमिनेट करने का तो आपको 2025 पता होना चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज इस प्रकार की होती है। इस प्रकार के स्टेटमेंट वाइज कभी कभी टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कि टीबी जो है वो इंडिया जो है वो टीबी को एलिमिनेट कर देगी 2030 तक, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इंडिया का टारगेट जो है वो 2030 का नहीं है, 2025 का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा गाइस हम लोगों ने जो ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का जो ये हमारा टारगेट है, गोल है, तो इसको पूरा करने के लिए भी हम लोगों ने रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का नाम चेंज करके नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया। देखो, कंट्रोल प्रोग्राम से हम लोगों ने इसको एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो कर दिया। तो ये वाली चीज भी इंडिया की एक देखने को मिलती है, जिसके तहत इंडिया टारगेट कर रही है टीबी को खत्म करने के ऊपर। अब फाइनली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो टीबी की क्या स्थिति है, तो हिंदी में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बट पहले आप इंग्लिश में समझ लो। थोड़े से डेटाज वगैरह हैं यहाँ पर, सुन लो, उसके बाद फिर आप जो है वो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो, अराउंड 24.4 लाख टीबी के पेशेंट्स हमारे इंडिया के अंदर 2019 में देखने को मिले। नोटिफाइड यानी कि रिकॉर्डेड पेशेंट फॉर 24.0 लाख 2019 में, पिछले साल के मुकाबले 14% इंक्रीज हुआ है। तो और इसके पहले भी आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इंडिया जो है वो 2025 तक टीबी के अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम लोग को टीबी को कंट्रोल करना है, बट उल्टा ही यहाँ पे हो रहा है। आप रिकॉर्ड में भी देख सकते हो, 2018 के मुकाबले 14% इंक्रीज जो है वो 2019 में हो गया है। तो हम लोग को नीचे लेके आना है, बट ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा निक्षय सिस्टम के थ्रू हम लोग को देखने को मिला है कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी टीबी का जो है वो किया जा रहा है, राइट। यानी कि पहले के समय पे क्या होता था कि टीबी पेशेंट जो है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता था। काफी सारे मिसिंग केसेस हम लोग को देखने को मिलते थे। मिसिंग केसेस का मतलब टीबी पेशेंट जो है उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो वो मिसिंग केसेस हैं। तो मिसिंग केसेस में रिडक्शन हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन जो है वो चीजों को करना शुरू कर दिया। इसमें निक्षय सिस्टम ने काफी मदद करी है। ये प्रोग्राम जो है उसके थ्रू काफी मदद हम लोग को देखने को मिली है, राइट, ऑनलाइन वगैरह की चीजों में और भी काफी सारी चीजों में, ठीक है। इसकी जो स्कीम आई है, निक्षय पोषण योजना स्कीम, राइट, टीबी पेशेंट्स के लिए हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसको लेकर उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कुछ कैश वगैरह दिया जाता है उनके बैंक अकाउंट में, राइट। इसके अलावा प्राइवेट प्रोवाइडर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि काफी सारे एनजीओज वगैरह भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अलग अलग तरीके से टीबी के पेशेंट्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, राइट। ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव्स भी टीबी के पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, राइट, जो कि नोटिफाइड ट्रैवल एरियाज में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये निक्षय सिस्टम ने भी काफी कुछ मदद हम लोग को यहाँ पर करी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, जैसा मैंने भी आपको बताया, राइट। काफी कुछ एनजीओ वगैरह भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हैं जो कि इन्वॉल्व हुए, जिसके चलते हम लोग को देखने को मिला कि नोटिफिकेशन यानी कि रिकॉर्डेड जो है, रिकॉर्ड इसका टीबी के पेशेंट्स का, वो भी 35% तक बढ़ गया, और 6.78 लाख टीबी पेशेंट जो है वो नोटिफाई हम लोग को देखने को मिले, रिकॉर्डेड हम लोग को प्राइवेट सेक्टर की तरफ से देखने को मिले, राइट। और इसी के चलते और जैसे जैसे डायग्नोस्टिक्स वगैरह भी जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो गए, तो जिसके चलते हम लोग क्लियरली जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना हम लोगों ने शुरू कर दिया, और लोग जो है वो अपना परीक्षण भी कराने लगे, डायग्नोसिस भी करने लगे, राइट। तो उसको लेकर यहाँ पर एक और गंभीर चीज सामने आई है, वो ये है कि बच्चों में भी टीबी जो है गाइस वो बढ़ गया है। 2019 में 8% तक टीबी जो है वो 2018 के मुकाबले, यानी कि 2018 में 6% था बच्चों में टीबी, और ये 8% जो है वो हो गया, यानी कि 2% टीबी जो है वो बढ़ गया है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और टीबी के पेशेंट्स का एचआईवी टेस्ट भी जो है वो बढ़ चुका है, तो ये एक अच्छी बात है, हालांकि कि हम लोग टीबी के पेशेंट का एचआईवी टेस्ट भी जो है वो कर रहे हैं साथ ही साथ, राइट। तो ये 2018 में 67% था, 2019 में 87% हो गया, यानी कि जिन पेशेंट्स को टीबी है उनका हम लोग एचआईवी टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट करा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और ट्रीटमेंट के अंदर भी हम लोग को 12% जो है वो इंप्रूवमेंट देखने को मिला ट्रीटमेंट सक्सेस रेट के अंदर नोटिफाइड पेशेंट्स के लिए, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और करीब 4.5 लाख डीओटी सेंटर्स हम लोग को देखने को मिले, जो कि ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक गांव क्षेत्र में हमारी पूरी कंट्री के अंदर। तो 4.5 लाख जो है वो डीओटी सेंटर्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो बस इसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, मोटे मोटे तौर पर बस याद रखो कि हमारी कंट्री के अंदर टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं। एक ये नेगेटिव पॉइंट है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर की मदद से और वेरियस एनजीओ वगैरह की मदद से और निक्षय सिस्टम के थ्रू हम लोग जो है वो टीबी के पेशेंट्स का एक अच्छा रिकॉर्ड बना के रख रहे हैं, और हम लोग को मिसिंग केसेस जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो एक पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं, और ये हिंदी ट्रांसलेशन आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और गाइस यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सेंट्रल टीबी डिवीजन सीटीडी जो है उसने क्वार्टरली रैंकिंग जो है वो रिलीज करी है
ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन को लेकर कि हमारे कंट्री के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो किस प्रकार से टीबी को एलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग को जो असेसमेंट क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है उसमें काफी सारी चीजें कि कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कितना पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी का कवरेज कितना ज्यादा है, यानी कि कितने सारे ये डीओटी सेंटर्स अलग अलग जगह पर हैं जो कि टीबी के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि निक्षय पोषण योजना वगैरह जो है, यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो टीबी के पेशेंट्स को कितना दिया जा रहा है, कितना सपोर्ट किया जा रहा है टीबी के पेशेंट्स वगैरह को, और एचआईवी टेस्टिंग टीबी के पेशेंट्स को कितनी कंडक्ट की जा रही है। तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज जो है, असेसमेंट क्राइटेरिया, जिनको ध्यान में रखते हुए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दी गई है। अब यहाँ पर जो बड़े स्टेट्स हैं गाइस जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा की है, तो उन स्टेट्स में गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट्स हैं जिनको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कहा गया है, यानी कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। मात्र 3 ही स्टेट्स हैं। इसके अलावा जिन स्टेट्स में 50 लाख से कम की पॉपुलेशन है, जो छोटे स्टेट्स हैं जैसे कि त्रिपुरा और नागालैंड, तो यहाँ पर हम लोग को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ये देखने को मिले हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के मामले में दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव, तो ये जो है गाइस ये बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पहली बार सेंट्रल टीबी डिवीजन इंट्रोड्यूस किया गया क्वार्टरली रैंकिंग का टीबी एलिमिनेशन को लेकर कि कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी टीबी को एलिमिनेट करने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस वगैरह क्या होता है। आप वीडियो को पॉज करके स्लाइड को अच्छे से देखो, राइट। और टीबी के बारे में थोड़ी सी एक दो दवाइयों वगैरह के भी नाम कहीं पर नोट डाउन करके लिख लो, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कुछ मेंस में आ जाता है तो आप एटलीस्ट वो चीज नोट, दवाई एक दो दवाई का नाम भी लिख दोगे तो अच्छा इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ रहा है गाइस, तो उसमें बताया जा रहा है कि यूनेस्को ने बताया है, यूनेस्को की 2020 की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट सामने आई है जो कि यूनेस्को के द्वारा रिलीज की गई है। इसने बताया कि एजुकेशन इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि आप जानते हो गाइस लॉकडाउन के चलते बच्चों को जो है वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, स्पेशली जो गरीब बच्चे हैं गाइस, जो कि स्कूल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, जिनके पास जो है वो रिसोर्सेज वगैरह नहीं होते, तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर एक बच्चे के घर में जो है वो इंटरनेट नहीं है। आप जानते हो गरीब लोगों के घर में इंटरनेट नहीं होता, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, इवन मोबाइल तक नहीं होता लोगों के पास, स्मार्टफोन्स वगैरह। तो ये बड़े इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उसके चलते उनकी एजुकेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। तो ये चीज यूनेस्को ने बताई है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखते हैं कि इनको पता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। अब देखिए गाइस, कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर पूरे दुनिया भर में बढ़ रही है। अबाउट 40% जो लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, तो यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट नहीं किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा अप्रैल 2020 तक ऑलमोस्ट 91% स्टूडेंट जो है वो पूरी दुनिया भर के उनको स्कूल छोड़ना पड़ गया। पुअर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और जो लर्नर्स यानी कि जो लर्नर्स विद डिसेबिलिटी हैं, यानी कि जो दिव्यांगजन जो बच्चे हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उनके पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, ये स्कूल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे अपने रिसोर्सेज को लेकर। और जो गरीब बच्चे हैं गाइस, जो कि स्कूल्स के ऊपर काफी सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट थे, ना ही सिर्फ एजुकेशन बल्कि उनको स्कूलों में मिड डे मील के तहत फ्री में खाना दिया जाता था, राइट, फ्री सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, तो उनको ये सब चीजें नहीं मिल रही। तो एजुकेशन के अलावा भी गरीब बच्चों को और भी ज्यादा नुकसान हुआ है, ना ही सिर्फ एजुकेशन तक स्कूल बंद होने से नुकसान हुआ है, बल्कि उसके आगे भी यानी कि उससे ज्यादा भी जो है वो नुकसान देखने को मिला है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कई बार लिख सकते हैं, मेंस में भी आपकी काफी हेल्प करेगी, राइट, ये सब चीजें। अब यहाँ पर बात हो रही है स्किल्स बिल्ड री इग्नाइट के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने और आईबीएम ने पार्टनरशिप करी है। इस पार्टनरशिप के तहत ये फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफर कर रहे हैं, स्किल बिल्ड री इग्नाइट का। क्वेश्चन अगर आए स्किल्स बिल्ड री इग्नाइट क्या है, तो गाइज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने और आईबीएम ने, एक प्लेटफॉर्म जहां पर फ्री में डिजिटल लर्निंग जो है वो ऑफर की जाएगी जॉब सीकर्स को, यानी कि जो लोग जॉब चाहते हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और साथ ही साथ जो बिजनेस ओनर्स वगैरह जो हैं उनको भी वेरियस स्किल्स जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाई जाएगी। देखिए कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते बहुत स्थिति जो है वो बिजनेसेस की काफी ज्यादा खराब हुई है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, छोटे बिजनेस वगैरह हैं, छोटे छोटे या कोई भी बिजनेस मान लो, तो कोई भी बिजनेस है, कोई भी एम्प्लॉय है, क्योंकि आज के डेट में आप जानते हो कि काफी सारे एम्प्लॉयज को जो है वो निकाल दिया गया है जॉब वगैरह से, तो एटलीस्ट वो वेरियस स्किल्स जो है वो फ्री में डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो रेज्यूमे है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, यानी कि जो मतलब जो जब भी वो किसी ऑफिस वगैरह में जाए तो वो एटलीस्ट बता सकें कि वो उनको ये फलाना स्किल्स भी जो है वो आती है। तो वेरियस स्किल्स
के बारे में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो कोर्सेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, राइट। और करियर्स और बिजनेसेस वगैरह के लिए, यानी कि जो भी इंसान है वो अपने करियर को और बिजनेस को काफी अच्छा करना चाहते हैं तो उसको सरकार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये प्रोवाइड करा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड डेटा एनालिटिक्स, सिक्योरिटी और भी काफी सारी स्किल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और पर्सनलाइज कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को, राइट, जिससे कि वो अपने स्मॉल बिजनेस वगैरह जो है उसको स्टैब्लिश भी कर सकें या फिर रीस्टार्ट भी कर सकें अपनी स्किल्स वगैरह को और इंप्रूव करके। तो आप चाहो तो स्किल्स बिल्ड री इग्नाइट जो है वो लिखिएगा गूगल पे, तो आपको इसकी वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी। तो वहां पर जाइएगा, आप भी जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्किल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, राइट। तो ये चीज थी पूरी इससे रिलेटेड। अब हम लोग पेपर 3 की न्यूज को जो है वो कवर करेंगे। पेपर 2 से रिलेटेड इतनी ही न्यूज थी गाइज। एक ब्लड डोनेशन एप्लीकेशन अब हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है जिसका नाम है ई ब्लड सर्विसेज। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी जो है IRCS, इसके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन अभी रिलीज की गई है। और हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं गाइस, तो ये चेयरमैन होते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। तो ये वाली चीज भी आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी ये ब्लड डोनेशन एप्लीकेशन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। ये काफी हेल्प करेगी स्पेशली उन कंडीशन पर जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और उनको ब्लड टाइम पर नहीं मिल पाता है, बहुत परेशान हो रहे होते हैं लोग बाग। आपको पता होगा, इसके बारे में आइडिया होगा, राइट। कई बार लोग जो हैं वो नियरेस्ट ब्लड बैंक पे जाते हैं और उनको पता लगता है कि वहां पर ब्लड अवेलेबल नहीं है, फिर वो दूसरी जगह भागते हैं। बट यहां पर क्या होगा, इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही वो रेज करेंगे अपनी रिक्वेस्ट की उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर इनकी लोकेशन के आसपास जितने भी ब्लड बैंक्स होंगे वो उनके पास जो है इनकी रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी। तो जैसे ही वो ब्लड बैंक जो है वो देखेंगे कि इनको फलाना ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए या जो भी चाहिए, जिस भी पर्टिकुलर चीज का ब्लड चाहिए, तो ये जो है वो अपनी तरफ से उस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो ब्लड बैंक अपनी तरफ से अप्रूव कर देंगे। और ये ब्लड बैंक जो है वो वेट करेगा इस व्यक्ति का 12 घंटे तक कि ये व्यक्ति जो है वो आ जाए और 12 घंटे के अंदर ये अपने जितने भी यूनिट इनको ब्लड चाहिए वो लेकर चले जाए। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति है जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसको भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा इधर उधर, समझ रहे हो बातों को। तो उसको टाइम पर जो है वो ब्लड अवेलेबल हो जाएगा। और आपको पता है गाइस कि हमारे इंडिया के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि ब्लड ना मिलने के कारण काफी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन है ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और ये एक ब्लड डोनेशन ऐप है। इसमें बेसिकली जैसे कि कोई व्यक्ति है उसको ब्लड डोनेट करना है, और ब्लड डोनेट करना तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा होता है, काफी ज्यादा अच्छा होता है। हर एक व्यक्ति को 1 साल के अंदर 4 बार जो है वो ब्लड डोनेट जो है वो करना चाहिए। और ये हेल्दी भी होता है। इवन ऐसा नहीं है कि हेल्दी नहीं होता, बट उस व्यक्ति की उम्र जो है वो 65 साल से कम की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 65 साल से कम की है तो आप जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और आप भी दूसरे लोगों को बोलो कि भाई ब्लड डोनेट किया करो। साल में 4 बार ब्लड डोनेट करना हेल्दी होता है। हेल्दी इसलिए गाइस क्योंकि ब्लड डोनेट करने से ओबेसिटी, मोटापा जो है वो प्रिवेंट होता है। वेरियस कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है, यानी कि हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो सही होती है। और काफी सारे जो दूसरे एलिमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ब्लड डोनेट करना जो होता है वो ना ही सिर्फ जो है वो दूसरों की मदद करेगा, मैनकाइंड के लिए अच्छा होगा, बट पर्सनली भी इंडिविजुअल की बॉडी के लिए भी काफी अच्छा होता है, राइट। तो ये चीज ऐसे इस प्रकार की चीज आप दूसरों को सिखाकर जो है वो ब्लड डोनेट करेंगे, क्योंकि कल को आप जब IAS ऑफिसर बनेंगे तो वेरियस आप चीजों को कंडक्ट करेंगे, वेरियस पॉलिसीज वगैरह को, क्योंकि आपका काम तो ये रहेगा ना, लोगों को जो है वो आप लोग को अवेयर करना वेरियस चीजों के बारे में। तो ऐसे ही ये सब चीजें आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे अच्छे से तब जाकर तो आगे चल के लोगों को बताओगे, और तभी तो सिलेक्शन होता है IAS ऑफिसर का, कि जो पढ़ता है पूरी चीजें अच्छे से ध्यान से। तो अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ यार ब्लड डोनेट करना जो होता है वो हेल्दी भी होता है, तो यही चीज आप दूसरे लोगों को बताओगे, राइट। प्रचार करोगे वेरियस पॉलिसीज का, स्कीम का। अब आप बोलोगे सर प्रचार तो मंत्री लोग करते हैं, नहीं, आप लोग पूरा वो बना के दोगे आगे चल के जब आप पॉलिसीज वगैरह बनाओगे, तो हर एक चीज की मंत्रियों को क्या बोलना है, इवन ये तक, राइट। तो ये सब चीजें होती है। और बाकी फिर आपके ऑफिस में कोई आएगा तो आप भी उसको इस प्रकार की चीजें बोलोगे, है ना। चलो एनीवेज, अब आगे की बात करेंगे। तो ये एप्लीकेशन किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ई रक्त कोष टीम जो है CDAC की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की। तो ये डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत इन्होंने ये एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करी है। अब देखो, ये एप्लीकेशन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की है, IRCS की है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, IRCS जो है उसके जो चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। तो ये वाली चीज भी कभी कभी एग्जैक्टली पूछ ली जाती है कि इसके चेयरमैन कौन है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। और ये एप्लीकेशन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, IRCS की ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। एंड गाइस, इंडिया और चाइना के बारे में पिछले हफ्ते में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करी हुई हैं। इवन हम लोगों ने जब बात करी थी कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक आर्टिकल में ये चीज देखी कि पूरी तरह से बॉयकॉट करना जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट। हम लोग जो है वो काफी सारी चीजों में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में।
वो हमने जाना कि हम लोग एकदम से बॉयकॉट नहीं कर सकते चाइना के प्रोडक्ट्स को, चाइना को, है ना। इसके बाद हमने देखा कि हम लोग को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि हम जो है वो चाइना के मतलब चाइना की तरह जो है वो बन सकें, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो कर सकें और ग्रोथ जो है वो हमारी भी बढ़ सके, राइट। अब देखो वो सब बातें तो हमने ऑलरेडी कर ली। जिन बच्चों ने वो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स नहीं देखे, पिछले हफ्ते का वीडियो देख लीजिएगा पूरे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या भी चीजें खराब हुई है और किस प्रकार से हम लोगों ने जो एनालिसिस किया इंडिया और चाइना को लेकर, तो पूरी चीज आपको जो है वो पिछले हफ्ते के वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अभी जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो गौर फरमाने वाली बात है गाइस, कि 1990 में मान के चलो इंडिया चाइना से बेटर था 1990 में पर कैपिटा इनकम के मामले में, और 2019 में चाइना जो है वो आज की रेट में अगर हम लोग चाइना को देखें और इंडिया को देखें तो चाइना जो है पहले के समय पे हम ऊपर थे, चाइना जो था वो नीचे था, राइट। बट आज के समय पे चाइना जो है गाइस ये बहुत ऊपर चला गया है। अब वो कैसे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ आंकड़ों को देखेंगे हम लोग चीजों को, तब चीजें जो है वो हम लोग को और अच्छे से क्लियर होगी। तो 1990 में चाइना की पर कैपिटा इनकम थी 318 यूएस डॉलर, और इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो थी वो 368 यूएस डॉलर थी, यानी कि 1990 के पीरियड में हम लोग पर कैपिटा इनकम के मामले में चाइना से अच्छे थे। अब यही चीज की अगर हम लोग बात करें गाइस 2019 की, तो 2019 में चाइना की पर कैपिटा इनकम 10,276, 10,276। आप देखो कहा 318 से कहा 10,276 हो गई, और पहली बार अभी एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है 2019 में कि 10,000 से ऊपर की वैल्यू जो है वो चाइना की चली गई है पर कैपिटा इनकम के मामले में। फर्स्ट टाइम 10,000 मार्क को इसने टच कर दिया है, क्रॉस कर दिया मतलब। और इंडिया की 2018 में पर कैपिटा इनकम क्या है, 2,009 रुपए। चाइना की 10,000, इंडिया की 2,000, 1/5 हम लोग यहाँ पर चाइना के मुकाबले इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। तो आप सोचो एक टाइम जब हम लोग चाइना के आसपास ही थे, यानी कि बाउंड्री पे थे, थोड़ा बहुत ही हम लोग चाइना के ऊपर थे, राइट। बट फिर भी चाइना और इंडिया जो है वो एक लेवल पे था, मान के चलो मोटे मोटे तौर पर 1990 में। अब चाइना हमसे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, राइट। तो आप देख रहे हो किस प्रकार का ग्रोथ जो है वो चाइना के अंदर हुई है। अब ये ग्रोथ होने के क्या कारण थे, तो 1990 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम लोग को देखने को मिला। इस समय चाइना ने अपनी पॉलिसीज कुछ इस प्रकार की बनाई कि वो एक इंडस्ट्रियल हब बन गया था। उसने दूसरी कंट्रीज को जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि दूसरी कंट्री यहाँ पर आकर काम वगैरह करें, यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये चीज जो है वो चाइना की स्ट्रेटेजी हम लोग को देखने को मिली, और उसी चीज पर हम लोगों ने जो है वो काम नहीं किया। मेनली चाइना ने काम जो किया था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर किया था, और हम लोगों ने सर्विस सेक्टर के ऊपर काम कर दिया। हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं दिया, उतना फोकस नहीं दिया। तो ये एक चीज थी चाइना और इंडिया की पॉलिसी में जो कमी की हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग के रिकॉर्ड करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाओ जो जो चीज मैं बताते जा रहा हूँ। इसके अलावा गाइस ये गैप इतना कैसे बढ़ गया, तो मैंने भी आपको एक चीज ऑलरेडी बताई थी कि 1990 के अंदर एकदम से चाइना के एक्सपोर्ट जो है वो हाई हो गए, क्योंकि उसने अपने मार्केट को ओपन कर दिया, दूसरी कंट्रीज को जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी कंट्री जो है वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चाइना के अंदर आउटसोर्स करती थी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बड़े बड़े पार्ट्स वगैरह जो है वो करती थी। और हम लोग ने हालांकि एलपीजी को किया, हम लोग ने भी अपने मार्केट को ओपन कर दिया दूसरी कंपनीज के लिए, बट हम लोगों ने उसके अंदर भी काफी कुछ लिमिटेशन कर दिया था। हम लोगों ने एकदम से इन्वेस्टमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाने की कोशिश नहीं करी, अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ पॉलिसीज नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग डर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन अगर आ जाएगा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो कैपिटलिस्ट वाली अप्रोच जो है वो कर देगा, कैपिटलिज्म फिर से शुरू हो जाएगा इंडिया के अंदर, बड़ी दिक्कत आ जाएगी गरीबों को। तो हम लोग ने जो है वो गरीबों को देखते हुए जो है वो हम लोगों ने एकदम से अपने मार्केट को जो है वो ओपन नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर हम लोग ने जो है वो मतलब अलाउ नहीं किया, राइट, बाहर की कंपनीज को। तो ये बड़ी चीज हम लोगों ने जो है वो लैक करी थी, क्योंकि द रीजन बीइंग इज हम लोग को ऑलरेडी पता था, हम लोग ने एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिशर्स का पास्ट में झेला था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने हमारी हालत खराब करी। तो वो चीज जो है वो हम लोग नहीं चाह रहे थे उस समय पे, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी वाली पॉलिसी जो है वो अपनाई नहीं थी। बट इस पॉलिसी का, मैन्युफैक्चरिंग वाली पॉलिसी का चाइना को बहुत बेनिफिट जो है वो मिला, राइट, इस चीज के चलते। और आप देख रहे हो कितना बेनिफिट मिला कि पर कैपिटा इनकम में चाइना कहाँ और इंडिया आज की डेट में हम लोग को कितना नीचे देखने को मिल रहा है चाइना के कंपैरिजन में, 1/5 चाइना का, राइट। समझ पा रहे हो बातों को। तो ये चीज भी आप अपने मेंस के आंसर में जो है वो रिफ्लेक्ट करोगे, मेंशन करोगे। 2018 में चाइना का जो एक्सपोर्ट है गाइस ये 2.64 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है, और इंडिया का 2018 में एक्सपोर्ट 0.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। तो हम लोग को एक्सपोर्ट करना चाहिए था, हम लोग ने एक्सपोर्ट के ऊपर काम नहीं किया, बल्कि उल्टा हम लोग जो है वो इंपोर्ट के ऊपर काम करते थे, यानी कि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बन गए थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में पॉसिबल हो सकती थी, काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर जो होती थी,
बट हम लोगों ने उसको सब्सटीट्यूट करके इंपोर्ट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। यानी कि जो चीज इंडिया में बन सकती है उस पर भी हम लोगों ने काम नहीं किया, हम लोग ने इंपोर्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए। तो ये वाली बात हम लोगों ने पहले भी करी थी, आपको याद आ रहा होगा, तो कि क्या फेलियर्स हमारे इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिले थे। तो यही बात थी कि हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, हम लोगों ने एक्सपोर्ट के ऊपर टारगेट नहीं किया, पॉलिसीज एक्सपोर्ट वाली नहीं बनाई, और चाइना ने एक्सपोर्ट वाली पॉलिसी बनाई, तो उसको लेकर चाइना को बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। और चाइनीज कंपनीज जो थी गाइस, तो इन्होंने सप्लाई के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दिया कि ये सप्लाई करेंगे पूरे दुनिया भर में मालों को, और हम लोग जो है वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रह गए। और चाइना के अंदर इन्होंने इवन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना शुरू किया कि अगर देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर बाहर से कोई कंपनी यहाँ पर इंडिया के अंदर आ रही है, तो इंडिया जो कंपनी जो है उसको तो चाहिए कि इंडिया जो है वो यहाँ पर पूरी चीज कंपनी के लिए अवेलेबल करा के रखे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे। जैसे हमारे अभी एट प्रेजेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक मॉडल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्लग एंड प्ले मॉडल। आप चाहो तो कहीं पर लिख लो, प्लग एंड प्ले मॉडल, मोदी प्लग एंड प्ले मॉडल के नाम से ये जाना जाता है। प्लग, PLUG प्लग, AND एंड PLAY प्ले, प्लग एंड प्ले मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है गाइस जिसमें हम लोग जो है वो आज की रेट में फॉरेन कंपनीज के लिए जो है वो एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रख रहे हैं, रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रख रहे हैं कि वो कंपनी आए और यहाँ पर जो है आते सही थी उसका काम जो है वो शुरू हो जाए। और ये सेम चीज 1990s के समय पर ही चाइना ने कर दी थी, जो कि आज की रेट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये सब चीजें शुरू करेंगे। उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेटर कर दिया था कि कंपनी जो है उनको कहीं और जाने की नीड ही नहीं थी, वो उनको डायरेक्टली चाइना के अंदर आना था और उनको पूरा चीजें जो है वो वेल मतलब जो है रेडी टू यूज जो है वो मिल रही थी कि वो आए और एकदम से काम करना अपना शुरू कर दें। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज करी थी चाइना ने, जो कि इंडिया लैक कर रही थी, और अब हम लोग ये सब चीजों पर काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक्सपोर्ट जो है वो करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना है। बट इतना नहीं था, इंडिया ने इतना भी खराब नहीं किया था। इंडिया ने सर जब फॉरेन को ओपन किया, यानी कि फॉरेन मार्केट को ओपन किया, फॉरेन मार्केट जब इंडिया में आना शुरू हुआ, तो इंडिया ने सोचा कि हम लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर फॉरेन कंपनीज को दी जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली कुछ चीजें हो सकती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सर्विसेज के लिए चीजें जो है वो ओपन करी। और पिछले 30 सालों की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने सर्विस सेक्टर के ऊपर काफी अच्छा काम किया है, सर्विसेज अपनी एक्सपोर्ट करी है। जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह इंडिया में बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं। इवन मैंने जैसे ही अपने 12th कंप्लीट किया था, तो वैसे ही मैं भी एक कॉल सेंटर पे गया था जहां पर मैं यूएसए और कनाडा को सर्विसेज प्रोवाइड कराता था, राइट। तो हमारे इंडिया के अंदर भी कॉल सेंटर काफी ज्यादा हैं और ये सर्विसेज में हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें 2018 में इंडिया और चाइना के सर्विस की भी, तो सर्विस के मामले में भी चाइना हमसे आगे है। चाइना सर्विस सेक्टर पर भी टोटली उतना ही काम करता है जितना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे करता है। तो चाइना जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट करता है, 2018 में जो उसने किया है वो 233.6 बिलियन यूएस डॉलर का है, और इंडिया के अंदर 205 बिलियन यूएस डॉलर का अराउंड हम लोग को एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी सर्विस के मामले भी चाइना हमसे आगे ही एक तरह से कहा जाए तो कुल मिलाकर गाइस पता है चीज बताऊं क्या है, पॉलिसी वाली चीज है। चाइना की सरकार ने जो पॉलिसी जो बनाई, उसने मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी बनाई, और हम लोगों ने जो है वो प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की पॉलिसी बनाई। अब देखो उसकी वजह भी है, हम लोग जो है वो मेनली टारगेट किसके ऊपर करते हैं कि हमारे देश में जो गरीब जनता जो है, पॉवर्टी जो है वो एलिमिनेट हो। बट देखो हुआ, पॉवर्टी तो एलिमिनेट फिर भी नहीं हुई अगर आप देखो तो। और पॉवर्टी एलिमिनेट कब होती, जब अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह यहाँ पर डेवलप करते हैं। पॉवर्टी कब एलिमिनेट होगी, जब हम लोग के पास ग्रोथ आएगी, जब हम लोग बिजनेस करेंगे, इकोनॉमी जब हमारी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और इकोनॉमी इंक्रीज किससे होगी, तो आज की डेट में डिमांड और नीड है मैन्युफैक्चरिंग की, कि जितनी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना हम लोग के लिए काफी अच्छा होगा। अब एक इसमें एक और चीज आप जो है वो तर्क जो है वो देख सकते हो, जैसे कि हम अब आप बोलोगे कि सर हम लोग भी तो मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ ना कुछ कर सकते थे। बट देखो गाइस, हमारी कंट्री के अंदर काफी सारी रूल्स रेगुलेशंस इतना ज्यादा जो था, मतलब जो फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। जैसे आज की बात भी करें, हम लोग एट प्रेजेंट की बात भी करें, तो अभी आप लोग को पता होगा कि काफी सारी कंपनीज जो है वो चाइना से निकल गई हैं, राइट। बट इंडिया में काफी सारी कंपनीज नहीं आई, क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि कंपनीज को जो है वो भा नहीं रहते, राइट। आज की डेट में कंपनीज जो है वो शिफ्ट हो गई वियतनाम की तरफ, सिंगापुर की तरफ, दूसरी कंट्रीज की तरफ। इंडिया में कंपनीज नहीं आई। द रीजन बीइंग इज इंडिया की काफी सारी पॉलिसीज जो कि फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। काफी सारे ऐसे बैरियर्स हैं जिसके कारण फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री के अंदर नहीं आ पाती हैं, राइट। तो ये एक चीज आप लोग को मेंशन करनी है। और इसमें मेनली जो चीज है गाइस, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह के और गवर्नमेंट सेक्टर के सपोर्ट की आवश्यकता है कि हम लोग अगर ये मतलब इस प्रकार के बैरियर्स अगर रिड्यूस करेंगे, और अगर हम लोग
स्किल एजुकेशन पे काम करेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर हमारे लोगों को भी स्किल जो है वो होनी चाहिए इस प्रकार की, क्योंकि अगर फॉरेन कंपनी यहाँ पर आएगी, अब कंपनी को नीड है एक अलग प्रकार के स्किल की। हम लोग ने ये वाली बात भी करी थी, हमारी कंट्री के अंदर जो एजुकेशन है वो इस प्रकार का नहीं है जो कि आज की रेट की कंपनीज को जो है वो एंटरटेन कर पाए। आज की रेट की कंपनीज को जिस चीज की डिमांड है, यानी कि कंपनी की जो डिमांड है, वो डिमांड जो है वो हमारा एजुकेशन सेक्टर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारा यूथ जो है, जो वर्किंग एज के जो लोग हैं, वर्क फोर्स जो है, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको जो एजुकेशन सिस्टम जिस प्रकार से दिया गया है वो आज की नीड, यानी कि आज की जो कंपनीज की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए हम लोग को भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी काफी सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए आपके आंसर के अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये पूरी ओवरऑल चीज है जिसके बारे में एक जनरल आप लोग को आइडिया होना चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये आप अपने मेंस में मेंशन करेंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की एक रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन ये बनता है अक्सर कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो याद रखिएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिलीज की जाती है। तो अभी इसने बताया है कि इंडिया की GDP 4.5% इस साल हो सकती है, गिर सकती है। आप जानते हैं इसकी बिजनेसेस वगैरह भी शट डाउन थे कोरोना वायरस के चलते। काफी सारे लोगों को जॉब से एट प्रेजेंट निकाला जा रहा है, तो इसको लेकर भी हम लोगों ने काफी सारी रिपोर्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। तो इसी को जो है वो इसने बताया कि इंडिया की GDP इस साल 4.5% जो है वो हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और मैक्सिको की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो मैक्सिको के अंदर डबल डिजिट डिक्लाइन हुआ है, 10.5% का डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिला, और इंडिया के अंदर 4.5% का। ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील के अंदर 9.1% का डिक्लाइन, अर्जेंटीना में 9.9% का, साउथ अफ्रीका में 8% का, नाइजीरिया के अंदर 5.4% का, USA के अंदर 8% का। अब यहाँ पे आप खेल देखो चाइना का। चाइना यहाँ पर जब पूरी दुनिया के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, GDP की हालत खराब हो रही है, इकोनॉमी गिर रही है, वहां पर चाइना की इकोनॉमी 1% ग्रो करी है, बेटर हुई है। अब इन सब चीजों को देखकर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो अनसॉल्व मिस्ट्री जो आज की डेट में चल रही है, काफी सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ने जानबूझ के निकाला है, ये वायरस जानबूझ के निकाला है। बट कभी कभी ऐसे आंकड़े देख लिए जाते हैं तो उसमें वाकई में ऐसा लगता है कि कहीं चाइना की ये सोची समझी चाल तो नहीं है। बट फिर भी UPSC की तैयारी कर रहे हो आप, तो जब तक रिकॉर्डेड ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू जब तक कोई चीज जो है वो नहीं आती है सामने, राइट, तब तक आप उस चीज को अपने मेंस में नहीं लिखेंगे। आप वही चीज लिखेंगे जो कि ऑफिशियल तरीके से रिलीज होती है, यानी कि ऑफिशियल जो डेटा आता है तो उसी की चीज आप मेंशन करेंगे। अब ये मनगढ़ंत कहानियां वगैरह आप लोग को मेंशन नहीं करनी, बट फिर भी एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए इस प्रकार की भी कि एनालिसिस अगर आपसे बाई चांस इंटरव्यू में पूछे जाए इस प्रकार की चीज, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि क्या चाइना ने कोरोना वायरस निकाला है क्या, कमेंट ऑन दैट, टिप्पणी कीजिए। हालांकि ऐसा आएगा नहीं, बट फिर भी बाई चांस अगर आ गया तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो एटलीस्ट आप ये वाले डेटा का भी उपयोग कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग इस प्रकार की भी ऐसी चलनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया बात इसके बारे में, इतनी सी चीज आपको जाननी थी। FATF के बारे में कई बार मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, कल परसों भी आई थिंक हम लोगों ने FATF को डिस्कस किया था। तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगी। अब मैं चाहूंगा गाइस कि आप लोगों ने अगर ये वाला टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है तो आप एक बार जाकर रिवाइज कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो डेफिनेटली इस टॉपिक को देखिएगा। 26 दिसंबर 2019 को मैंने FATF आप लोग को पूरा कवर कराया हुआ है, राइट। और इस समय पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में आई थिंक रखा गया था। इस समय हम लोगों ने इसको जो है वो डिस्कस किया था, बात करी थी इसके बारे में। नहीं, ये जो टॉपिक था उस समय हमने बात करी थी कि पाकिस्तान को 150 क्वेश्चन भेजे गए थे कि अगर वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देगी तो हो सकता है कि उसको ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाएगा। हालांकि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक में मैंने आप लोग को पूरा FATF डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन यहाँ पर FATF के थ्रू जो हवाला के थ्रू पैसा जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है, ब्लैक मनी कैसे ट्रांसफर होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उन सब कंसेप्ट को भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस टॉपिक पे जाइए और इस चीज को देखिएगा। यूट्यूब के सर्च कॉलम में लिख दीजिएगा 26 दिसंबर 2019, 2019 लिखिएगा, ठीक है, 26 दिसंबर 2019। उसके आगे लिखिएगा ये हमारे चैनल का नाम, ओनली करंट अफेयर। तो आपको जो सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा वो यही वाला मिलेगा। इसके 3 मिनट 9 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा, डेफिनेटली इसको देखना ही है आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इन स्पेस का है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। आपको याद आ रहा है हम लोगों ने डिस्कस किया था आत्मनिर्भर भारत को, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को, जब हम लोगों ने स्पेस सेक्टर को जब डिस्कस किया था तब हमने बात करी थी कि इसरो जो है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए काफी कुछ चीजें जो है वो ओपन कर रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड है। इन स्पेस जो है गाइस ये क्रिएट करने का अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है यूनियन कैबिनेट को।
अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है, काफी सारी चीजें जो है वो यूज कर सकता है, बट ये कौन सी चीज यूज करेगा वो इसरो डिसाइड करेगी। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो उसी को लेकर ये इन स्पेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को जो है वो मौका मिलेगा स्पेस एक्टिविटीज में इसरो के साथ काम करने का, और इसरो की काफी सारी चीजों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यूज करने का, राइट। तो ये चीज है इससे रिलेटेड। अब बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। तो इसके बारे में भी आत्मनिर्भर भारत ने हम लोगों ने डिस्कस किया था। आएंगे अभी आगे चल के आपको काफी, मेरे ख्याल से 2-1 महीने तक तो और आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड लिंक्ड आपको चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर आने वाले समय में क्या क्या चीजें सरकार करेगी इकोनॉमी को रिवाइव करने की, सब कुछ जो है वो मेंशन किया था। तो आप धीरे धीरे करके देखते रहोगे कि आने वाले समय में काफी कुछ चीजें आती रहेंगी। तो देखो गाइस, ये जो फंड है ये किस पर्पस के लिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये फंड 15,000 करोड़ का है, जो एनिमल हस्बेंड्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, पशुपालन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसको डेवलप करने का ये फंड है। ठीक है, इसके अंदर जैसे डेयरी, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट्स, तो इन सब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट करने का ये फंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ये चीज जो है, फंड जो है वो हम लोग को देखने को मिला है। अब ये गाइस इन्वेस्टमेंट, ये फंड जो है वो बेसिकली लोन के तौर पर जो है वो दिया जाएगा काफी सारे लोगों को, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सेक्शन 8 में जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, इनको लोन दिया जाएगा। बेसिकली 10% इनको अपनी जेब से लगाना होगा। जैसे कि आपको पता होगा, जब आप लोग घर खरीदते हो, लोन पे घर हम लोग जब लेते हैं, तब उस समय लोन के लिए, यानी कि घर खरीदने के लिए कुछ पैसा जो है वो हम लोग को अपनी जेब से जो है वो लगाना पड़ता है। ये छोड़ो, और इजी तरीके से बताता हूँ, आप जब गाड़ी फाइनेंस करते हो, हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं लोन पर, तो उसमें हम लोग को डाउन पेमेंट देनी पड़ती है कुछ। ठीक है, तो वो यही बात है, यहाँ पर 10% डाउन पेमेंट है, बाकी 90% जो होगा वो लोन के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये लोन जो है वो शेड्यूल बैंक प्रोवाइड कराएगी इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल जो है वो इसके तहत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को कि लोग जो है वो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करें, क्योंकि उनको ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो है वो दिया जाएगा, यानी कि लोन वगैरह के तौर पर यहाँ पर दिया जाएगा। इवन इसके लोन के बावजूद भी 3% की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कराएगी सरकार लोन्स के ऊपर। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा 2 साल का मॉरेटोरियम पीरियड होगा, यानी कि 2 साल तक उनको लोन नहीं भरना है, फिर उसके बाद जो है फिर उनका लोन का पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि रीपेमेंट जो है वो 2 साल के बाद उनकी शुरू होगी, यानी कि ईएमआई आप कह सकते हो, ईएमआई 2 साल के बाद शुरू होगी, और टोटल 6 साल का टाइम दिया जाएगा ये पूरे लोन को रीपे करने के लिए। इसके अलावा 750 करोड़ रुपए की भी एक क्रेडिट गारंटी फंड भी शुरू किया गया है इसी पर्पस के लिए, और ये क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो नाबार्ड के द्वारा मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये चीज था पूरा इसके बारे में। अब गाइस इस न्यूज की बात करें तो श्वे ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये प्रोजेक्ट कहां पर है, तो याद रखिएगा म्यांमार के अंदर ये प्रोजेक्ट है। इंडिया और म्यांमार जो है वो मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर रही है। सन 2002 से ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर म्यांमार के अंदर हम लोग ऑयल जो है वो निकाल रहे हैं। ऑयल निकालने का ये प्रोजेक्ट है, ONGC विदेश लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसके ऊपर अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, और ये 121.27 मिलियन US डॉलर का ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया गया है। बट देखो मेनली आप लोग को ये लोकेशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये प्रोजेक्ट जो है उस के बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए कि इस प्रकार से हमारी जो इंडियन PSU जो है वो फॉरेन कंट्रीज में, यानी कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पर जो है इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, यानी कि तेल वगैरह निकाल रही हैं, गैस वगैरह निकालने का काम कर रही है मिलकर दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको स्ट्रेंथन करता है, हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ काम करने के लिए भी, और जो हमारी पॉलिसी जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो उसके लिए भी ये काफी शानदार चीज है। तो देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के अंदर। इसके बारे में तो आपको हर एक चीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो जब भी आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, या फिर आपने ऑलरेडी नोट्स बना चुके होंगे, तो उसमें ये वाली चीज जरूर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, कि इस प्रकार के हम लोग जो है वो वेरियस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। और जिन बच्चों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नहीं पढ़ा है, जाकर पढ़िए, यही आपका एक होमवर्क है मैं जो दे रहा हूं। तो टोटल आज के लिए आपके 5 होमवर्क्स हैं। डिजिटल इंडिया स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्मार्ट सिटी मिशन अमृत स्कीम के बारे में, और
ये अभी रिसेंटली ये अर्बन मिशंस की 5वीं एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली थी, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में आया था। हालांकि ये पूरी चीजें ही मैं आप लोग की ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो। बाकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये क्या है, इसके बारे में आप बताइएगा, इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्राइफेड के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ चुके हैं हालांकि हम लोग। तो अभी ये ट्राइफेड न्यूज में इसलिए क्योंकि ट्राइफेड ने एक नई ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ये www.tribes.com के नाम से, तो इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। यहाँ पर ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो है उसके काफी सारे रेंजेस जो है वो ऑनलाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो जो ट्राइबल लोग जो है उनको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ट्राइफेड जो है वो ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग का बेसिकली काम करती है, राइट। तो ये क्या है, एक प्रकार की मार्केटिंग है ट्राइबल पीपल के प्रोडक्ट्स की, जिससे कि ये प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन बिके, लोग उसको परचेज करें और अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स को जो है वो मिल सके। उसके अलावा 5वां होमवर्क इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, तो ये 5 के आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। होमवर्क करने से पहले नोटिस लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद फिर होमवर्क अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट। और अभी आज देखो आज सैटरडे है, और मैं आप लोग को बता दूं एक और चीज की जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, बट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पिछले हफ्ते से ही उन्होंने ये वीडियो देखना शुरू किया है, तो गाइस मंडे टू सैटरडे ये आप लोग की सीरीज आती है। संडे जो होता है वो ऑफ होता है, बट संडे वाले दिन जो है वो मैं आप लोग को कंपाइलेशन प्रोवाइड कराता हूं, यानी कि पिछले हफ्ते की जितनी भी न्यूज आपने देखी है अभी तक उसका एक सिंगल वीडियो में प्रोवाइड कराता हूं, जो कि आपके रिवीजन के लिए होता है, क्योंकि संडे का डे होता है रिवीजन पर्पस के लिए। अब आप बोलोगे सर संडे के दिन न्यूज जो आती है वो कहाँ कवर होती है, तो गाइज मंडे को संडे वाली न्यूज कवर हो जाती है, और अगर कभी संडे को ज्यादा न्यूज आ गई तो मंडे और ट्यूसडे दोनों पे न्यूज कवर कर लेते हैं हम लोग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चिंता नहीं करना है, यानी कि चिंता हो जानी चाहिए आपको कि अरे यार सर कोई एक चीज स्किप तो नहीं करोगे, यहां पर कोई चीज स्किप नहीं होती है, राइट। यहां पर पूरी हर एक न्यूज जो है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, और जो आने की जिसकी संभावना 10% भी होती है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपकी कवर कराता हूँ, यानी कि मान के चलो कि एग्जाम में आने वाली सभी न्यूज यहाँ पर कवर होती है A to Z, ठीक है। और एक मेंस का भी आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन जो है वो दीजिएगा। अभी रिसेंटली बिहार के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि लाइटनिंग वगैरह हुई थी, बिहार और यूपी में बिजली वगैरह गिरी थी, जिसके चलते काफी सारे लोगों की जान चली गई थी, तो उसको लेकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट जो है वो किया था, राइट। तो ये जो है इसी को लेकर आपको बताना है कि लाइटनिंग के पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। ये हालांकि ये पहले मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूं, जो बच्चे मेरे साथ काफी समय से जुड़े हैं अगर उनको ये वाला वीडियो मिल जाए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि ये लाइटनिंग वाला तो मैंने काफी डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन किया था। वो पॉजिटिव जो चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है क्लाउड में, उसको लेकर पूरी चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी थी बिल्कुल। तो ये लाइटनिंग के पीछे का कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है, वो आपको इस आंसर में लिखना है। ये 250 वर्ड का आपका क्वेश्चन होगा। इसके अलावा ये जो है मतलब इंडिया जो है वो कैसे, जो लोगों की जान चली जाती है बिजली के कारण, तो लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में आप लोग को एक अच्छा जो है वो मेंशन करना है। और ये लाइटनिंग का कंसेप्ट जो है गाइस, ये ऑटोमेटिकली करीब 100 वर्ड का तो यही आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि पूरा बेसिक से लेकर आपको पूरी चीज जो है वो लाइटनिंग के बारे में मेंशन करनी है, ठीक है। डायग्राम वगैरह भी आप बना सकते हो अपने आंसर में, ऐसा कीजिएगा। और आंसर किससे आप चेक करा सकते हो, तो ये एक तो ये हमारा एक ग्रुप है स्टडी ग्रुप, यहाँ पर आप हमारे दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आंसर चेक कर लें, या फिर आपके अगर कोई टीचर वगैरह होंगे आपके पहचान के आपके आसपास तो आप उनको दीजिएगा, अगर वो आपके साथ जो है वो मतलब जैसे अगर आपके रेगुलर आपकी कोई कोचिंग होगी तो उसके टीचर होंगे तो वो कर लेंगे, या फिर जैसे कि हमारे मेंस के भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो उसके बारे में आपको जानकारी जो है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके मिल जाएगी। और अभी 100 डेज का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतने ही थे, और लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अच्छा अभी रुकिए, जाइएगा नहीं, 2 मिनट का एक टेस्ट आपका अभी शुरू होने वाला है, ये टेस्ट दीजिए, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसका आंसर और आपका जो स्कोर है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। चलिए अब मिलेंगे कल, कल नहीं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।